दोस्तों, पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, यदि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री के बजाय 45 डिग्री होता, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, केवल परिक्रमण करती, कि पृथ्वी केवल घूर्णन करती, परिक्रमण नहीं करती, तो क्या स्थितियां होती? कि फरवरी का महीना हमेशा 28 दिन का होता, यानी लीप वर्ष नहीं होता, तो क्या स्थितियां होती? ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज इन सवालों के जवाब हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, दिन और रात कैसे बनते हैं और किस प्रकार से मौसम चेंज होता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी खुद का चक्कर लगाती है, यानी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गोल गोल घूमती है, जिसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ये इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, तो इस प्रकार से इस अक्ष पर पृथ्वी गोल गोल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, तो इसको तो हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। और परिक्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो दो तरह की गतियां हो गई, एक हो गई घूर्णन गति यानी खुद का चक्कर लगाना, इसे गोल गोल घूमना, और दूसरी हो गई परिक्रमण गति यानी सूर्य का चक्कर लगाना। हमें पता है पृथ्वी अपना खुद का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज है, तो अभी पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है, ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले भाग में दिन होगा और इधर पीछे वाले जो भाग है यहाँ पर रात होगी। पृथ्वी जैसे ही घूमेगी, घूमने के बाद ये वाला हिस्सा 12 घंटे बाद ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तब इधर वाले हिस्से में दिन और इधर वाले हिस्से में रात हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के घूमने के कारण, घूर्णन के कारण दिन और रात होते। घूर्णन गति यानी खुद का चक्कर लगाना। किधर से किधर लगाती है? पश्चिम से पूर्व। समय कितना लेती है? 24 घंटे। 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। इसके बाद आती है पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा करना, किसकी? सूर्य की। सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। कि परिक्रमण गति पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में समय लेती है 365 से 1/4, या कह सकते 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। तो हमारे जो वर्ष चलते हैं, यानी लगातार 3 वर्ष, तो 365 दिन के होते हैं, जिसमें फरवरी आती है 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की आती है? 28 दिन की। और हर चौथा वर्ष जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं, ये 365 के बजाय 366 दिन का होता है, यानी हर चौथा साल 366 दिन का होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन के होते हैं, जबकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और इस लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हम रखते हैं, ये 29 दिन की हम रखते हैं। तो पहली चीज जो हमने जानी है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। 4 वर्ष में ये 6 घंटे, 6 चौके 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और इन 24 घंटे को एडजस्ट करने के लिए हर चौथे वर्ष हमें साल को 366 दिन का रखना पड़ता है और फरवरी को 29 दिन की रखना पड़ता है। अब हमें जानना यह है कि यदि हम ऐसा नहीं करते,
यदि हम फरवरी को 29 की नहीं करते, हर चौथे साल फरवरी को 29 की नहीं करते, हमेशा 28 दिन की रखते और प्रत्येक साल में 365 दिन ही हम रखते, 366 दिन कभी नहीं रखते, तो क्या परिस्थितियां होती, क्या स्थितियां होती, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ किस प्रकार से है और पृथ्वी किस प्रकार से सूरज की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। एक स्थिति है, अगर पृथ्वी ऐसी होती, ये ऐसी होती, ये परिक्रमण पथ हो गया। तो ऐसी होने का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं है। दूसरी स्थिति क्या होती है, ये वाली, ये इसका अक्ष हो गया, ये सीधा, ये लंबवत लाइन, इस लंबवत लाइन से 23.5 डिग्री, इस लंबवत लाइन से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। ये पृथ्वी झुकी हुई है, इधर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इधर इस प्रकार से 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और इस 23.5 डिग्री के झुके होने के कारण, इस वाले प्रश्न का उत्तर हम लेंगे, पहले हम ये जानेंगे इस 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण क्या क्या चीजें होती है। तो 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, जैसे ये है स्थिति, एक स्थिति हम यहाँ से चलते हैं, इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव सूरज के बिल्कुल सामने है, ये बिल्कुल सामने है, सूरज की ओर है। और दक्षिणी ध्रुव जो है ये बिल्कुल पीछे आ गया, यानी सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर नहीं गिरेगी, यहाँ पर सूरज की तिरछी किरणें आएगी, जबकि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें आएगी। और जहां पर सूरज की सीधी किरणें आएगी वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी, और जहां पर सूरज की तिरछी किरणें जाएगी वहां पर गर्मी कम रहेगी। इसका क्या कारण है, इसका प्रमुख कारण एक तो यह है कि सीधी किरणें अगर किसी सतह पर पड़ती है तो उसमें फैलाव कम होता है, और फैलाव कम होने के कारण उसमें तापमान ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है, सीधी किरणें पड़ती है तो उसे पृथ्वी के वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे यहाँ से ये वायुमंडल है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी, जबकि जो तिरछी किरणें जाएगी तो इस प्रकार से तिरछी किरणें जा रही है तो ये पूरे वायुमंडल को पार करके जा रही है, यानी वायुमंडल में ज्यादा दूरी इनको तय करनी पड़ रही है। तो इसकी अधिकतर ऊष्मा जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, कम मात्रा में प्रकाश पहुंच पाता है, प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। एक और कारण है, जहां पर किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पर परावर्तन कम होता है, और किरणें अगर तिरछी पड़ेगी तो उसका अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन कारणों से जहां पर तिरछी किरणें पड़ती है वहां पर तापमान कम होता है, और जहां पर सीधी किरणें पड़ती है वहां पर तापमान ज्यादा होता है। तो हमने देखा यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही है, कहां पर पड़ रही है, कर्क रेखा पर, ये ऊपर आ जाती है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है। ये स्थिति आती है अपने 21 जून को, 21 जून को ये स्थिति रहती है, यानी पृथ्वी यहाँ पर रहती है तो उत्तरी गोलार्ध पर गर्मियों का दिन होता है, कर्क रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध पर गर्मियों के दिन होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़े और रात छोटी होती है, क्योंकि प्रकाश ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश ज्यादा समय के लिए रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। फिर पृथ्वी घूमकर इस स्थिति में आ जाती है। देखो इसका जो झुकाव है, झुकाव तो वही 23.5 डिग्री है, इसी प्रकार से ये घूमकर यहाँ आ जाती है। यहाँ पर जब आती है तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो सूरज की जो सीधी किरणें है वो भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। इसका मतलब इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह न तो ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। ये स्थिति आती है अपने 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। फिर इसके बाद पृथ्वी घूमकर यहाँ जाती है, ये स्थिति आती है 22 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर को। अब देखो 22 दिसंबर को क्या हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर 21 जून को सूरज के बिल्कुल सामने पड़ रहा था, वो उत्तरी गोलार्ध सूरज से इतनी दूर चला गया, और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूरज के सामने आ गया। ये दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने आ गया। इसका मतलब
इस समय यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होगा और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होगा। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम क्यों होगा? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ रही है और यहाँ पर सीधी पड़ रही है। सीधी कहाँ पड़ेगी? मकर रेखा पर। तो इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का समय आ जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम आ जाएगा। फिर वापिस से घूमकर पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आएगी तो फिर से भूमध्य रेखा पर, फिर से भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात का समय बराबर होगा और साथ ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंडा रहेगा और फिर वापिस ये प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी गति करती है और इस पृथ्वी की गति के कारण हमने देखा मौसम परिवर्तित होते हैं। ये गर्मी का मौसम, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है यहाँ पर, जब पृथ्वी इसी स्थिति में रहती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम। जब पृथ्वी इस स्थिति में आ जाती है 23 सितंबर को, तब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। गर्मी कहाँ रहेगी? भूमध्य रेखा पर। तीसरी स्थिति यह है, ये 22 दिसंबर को जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूरज के सामने होता है, यानी सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होता है। फिर ये वाली स्थिति आ जाती है वापिस, जहां पर सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है और चौथी स्थिति वापिस प्रारंभिक स्थिति आ जाती है। अब देखिए, इस प्रकार से मौसम बदलते हैं। अब इस मौसम बदलने का ये फरवरी के महीने से क्या रिलेशन है, ये चीज हम देखेंगे। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। 365 दिन और 6 घंटे। हमारा साल होता है 365 दिन का। हमारा साल कितना होता है? केवल 365 दिन का होता है। यहाँ से अगर पृथ्वी घूमना स्टार्ट करती है तो वापिस यहाँ आने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेगी। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेगी ये 365। इसका मतलब जो हमारा साल 365 दिन का होता है, उस 365 दिन में पृथ्वी बिल्कुल यहाँ नहीं आएगी, हल्की सी इधर ही रह जाएगी, इधर ही रह जाएगी। 6 घंटे बाद आएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से 4 साल में 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 4 वर्ष में 1 दिन का अंतर आ जाता है। 1 दिन का अंतर आ जाता है 4 वर्ष में। अगर हम देखें 30 दिन, तो 30 दिन का अंतर कितने वर्ष में आएगा? 30 × 4 बराबर 120 वर्ष में। ये 120 वर्ष में 30 दिन का अंतर आ जाएगा। 30 दिन मतलब 1 महीना। 21 मार्च से 21 जून, ये कितना है? 3 महीने का टाइम है। तो ये 1 महीना कितना हो गया? लगभग यहाँ हो गया। अगर आज की कंडीशन ये है तो 120 साल के बाद की कंडीशन ये होगी कि 21 जून को पृथ्वी यहाँ पर रहेगी। कब? 120 साल बाद। अगर हम 240 वर्ष बाद की बात करें, ये 240 वर्ष बाद, तो पृथ्वी कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। अगर हम 360 वर्ष बाद की बात करें तो पृथ्वी कहाँ रह जाएगी? 21 जून को यहाँ रह जाएगी। अब देखो, आज 21 जून को पृथ्वी यहाँ है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां है। यदि फरवरी को 29 दिन की नहीं रखते तो 360 वर्ष बाद 21 जून को, ये 21 जून, जो 21 जून यहाँ आ रही है, वो 21 जून कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां नहीं रहती, बल्कि जो 21 मार्च को जैसा मौसम रहता है वैसा मौसम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर रहता। न ज्यादा गर्मियां रहती न ज्यादा सर्दियां रहती। 360 साल बाद। उसके 360 साल बाद क्या होता? उसके 360 साल बाद पृथ्वी इस कंडीशन में आ जाती, यानी 21 जून कहाँ आ जाता? यहाँ आ जाता। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती? सर्दियां रहती। यानी अभी वर्तमान कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है? हमेशा गर्मियां रहती है। लेकिन यदि हम फरवरी को 29 दिन की नहीं रखते तो इस कंडीशन के 720 वर्ष बाद उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती? सर्दियां। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या आती? गर्मियां। कब? वही 21 जून को। यानी एक तो जून के महीने में गर्मियां पड़ रही है
और 720 साल बाद जून के महीने में सर्दियां पड़ने लग जाएगी, और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी, हमें पता ही नहीं रहेगा कि जून में गर्मियां पड़ती है, जुलाई में गर्मियां पड़ती है, अगस्त में गर्मियां पड़ती है, कब गर्मियां पड़ती है, कब सर्दियां पड़ती है। अभी तो फिक्स है मौसम कि जून में गर्मियां पड़ेगी तो पड़ेगी सही, लेकिन यदि फरवरी को 29 दिन की नहीं रखते तो हमेशा जून में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां नहीं पड़ती, जून में कभी सम मौसम रहता, जून में कभी सर्दियां पड़ती और जून में कभी गर्मियां पड़ती। तो ये परिवर्तन होता यदि फरवरी को 29 दिन की हम नहीं रखते। तो इस परिवर्तन से बचने के लिए हमने क्या रखा है, फरवरी को 29 दिन की रखा है। यानी हर चौथे साल जो ये 6 घंटे का अंतर है, 6 चौके 24, एक दिन का अंतर आ जाता है, हर 4 साल में एक दिन का अंतर आ जाता है, और उस एक दिन के अंतर को एडजस्ट करने के लिए हमने फरवरी क्या कर दी, हर 4 साल में 29 दिन की फरवरी हम करते हैं, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं, और हर 4 साल में एक बार 366 दिन का वर्ष होता है। अब दूसरा हमारा सवाल था कि यदि पृथ्वी केवल परिक्रमण करती, घूर्णन नहीं करती, यदि पृथ्वी केवल परिक्रमण करती, घूर्णन नहीं करती, तो क्या स्थिति होती। सेम ये कंडीशन रहती, 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती, लेकिन खुद का चक्कर नहीं लगाती, केवल सूरज का चक्कर लगा दी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था, क्या होता। ये स्थिति किस मार्च की स्थिति है, पृथ्वी का जो इधर वाला भाग है यहाँ दिन है और इधर वाले भाग में रात है, यानी पृथ्वी के आधे भाग पर 6 महीने तक सूरज की किरणें पड़ती, 6 महीने तक लगातार पृथ्वी के, जैसे अभी ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं ना, ऐसे पृथ्वी पर सभी जगह 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती। इधर ये पृथ्वी के सूरज के सामने वाला भाग है जहाँ दिन है, तो 6 महीने तक ये सामने रहता, तो 6 महीने तक दिन होते और 6 महीने तक की रातें होती। कब होती, जब पृथ्वी खुद का घूर्णन नहीं करती, तब ये स्थिति होती। और इसी स्थिति में हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़े बदलाव होते। एक हिस्से पर 6 महीने तक जहां पर गर्मियां पड़ती, जहां पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती, वहां पर गर्मी इतनी भयंकर बढ़ जाती कि हो सकता है जीवन पनपना भी असंभव हो जाता। और जहां पर दूसरे जो भाग है जहां पर 6 महीने तक रातें रहती, वहां पर इतनी ठंड हो जाती कि वहां पर भी जीवन पनपना असंभव हो जाता। तो इसका मतलब अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पृथ्वी पर जीवन का पनपना असंभव सा हो जाता। तीसरी कंडीशन जो हमने सोची थी कि यदि पृथ्वी केवल घूर्णन करती और परिक्रमण नहीं करती, यानी गोल 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 अपने अक्ष पर घूमती रहती, लेकिन सूरज की परिक्रमा नहीं करती, तो क्या होता। तो ये भी चीज हम इसी चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। घूर्णन करती और परिक्रमण नहीं करती। अब उस स्थिति में पृथ्वी या तो यहाँ रहती, सूरज यहाँ रहता, या यहाँ रहती, या यहाँ रहती, या यहाँ रहती, यानी एक ही जगह पर रहती, जहां भी रहती वहां एक ही जगह पर रहती। मान लीजिए इस स्थिति में पृथ्वी रहती, सूरज यहाँ रहता, पृथ्वी यहाँ रहती, तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है भूमध्य रेखा पर, और कर्क रेखा और मकर रेखा पर दिन और रात बराबर हो रहे हैं। भूमध्य रेखा पर गर्मी है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर मौसम सुहाना है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। ये स्थिति हमेशा ही ऐसी ही रहती, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। दिन और रात होते, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती, इसका मतलब दिन भी होते रात भी होते। इस वाले भाग में दिन है, इस वाले भाग में रात है, 12 घंटे बाद घूमकर इधर आ जाती पृथ्वी, तो इधर रात हो जाती, इधर दिन हो जाता। तो इसका मतलब दिन और रात तो रहते, लेकिन पृथ्वी पर मौसम कैसा रहता, जैसा अभी वर्तमान में मार्च के महीने में जैसा मौसम रहता है, मार्च के महीने में जैसे मौसम रहता है, दिन और रात बराबर होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में न ज्यादा गर्मियां न ज्यादा सर्दियां रहती है, वैसा ही मौसम 365 दिन रहता अगर पृथ्वी सूरज का परिक्रमा नहीं करती, केवल घूर्णन करती। लेकिन यदि पृथ्वी इस कंडीशन में रहती तो 21 जून यानी जून के महीने में अभी जैसा मौसम रहता है, हमेशा 365 दिन वैसा ही रहता, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमेशा गर्मियां पड़ती रहती दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा ठंड जमी रहती है, वो बर्फ कभी पिघलती ही नहीं, क्योंकि वहां का मौसम बदलता ही नहीं। अगर इस स्थिति में रहती तो वही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान मौसम और दिन रात समान,
ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाता। और अगर इस कंडीशन में रहती तो दिसंबर के महीने में जैसा मौसम रहता है वैसा मौसम पृथ्वी पर फिक्स हो जाता, यानी मौसम बदलना बंद हो जाते। जैसा मौसम फिक्स हो गया, जिस स्थिति में पृथ्वी फिक्स हो गई, एक ही मौसम 365 दिन रहता। कब रहता? जब पृथ्वी केवल परिक्रमण करती और घूर्णन नहीं करती। अब देखो कुछ शब्द जो हमें याद रखने हैं। विषुव क्या होता है, अयनांत क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। विषुव पृथ्वी की वह घटना है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। अभी हमने समझा था ये 23 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं और सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति को ही हम विषुव कहते हैं। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? विषुव। तो इसका मतलब विषुव दो तरह के हो गए, एक विषुव यहाँ हो गया और एक विषुव यहाँ हो गया। एक विषुव यहाँ हो गया और एक विषुव यहाँ हो गया। विषुव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरद विषुव और एक बसंत विषुव। एक तो शरद विषुव, एक बसंत विषुव। तो कौन सा शरद विषुव होगा और कौन सा बसंत विषुव होगा, यहां पर हम देख रहे हैं। शरद का मतलब शीत ऋतु से पहले का, शीत ऋतु से पहले का जो विषुव आता है उसको हम कहते हैं शरद विषुव, और ग्रीष्म ऋतु से पहले का जो विषुव आता है उसको हम कहते हैं बसंत विषुव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, शीत से पहले शरद विषुव और ग्रीष्म से पहले बसंत विषुव। तो उत्तरी गोलार्ध की बात अगर हम करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के बाद कौन सी ऋतु स्टार्ट हो जाएगी? ये दिसंबर में कौन सी ऋतु आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। शीत ऋतु आ जाती है, इसका मतलब ये विषुव कौन सा है उत्तरी गोलार्ध में? शीत ऋतु से पहले का। शीत ऋतु से पहले के विषुव को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। लेकिन ये स्थिति है उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को, उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। दूसरा विषुव इधर होता है 21 मार्च को। 21 मार्च वाले विषुव की बात करें अगर हम, तो अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु प्रारंभ होने वाली है? कर्क रेखा सूरज के सिद्ध में आने वाली है। इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है, और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है तो ग्रीष्म ऋतु से पहले वाला जो विषुव है इसको हम कहते हैं बसंत विषुव। ये बसंत विषुव। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। हम बात करते हैं अयनांत की। अयनांत वह स्थिति होती है जब सूरज की सीधी किरणें या तो कर्क रेखा पर पड़ती है या मकर रेखा पर पड़ती है, उसको हम अयनांत कहते हैं। इसका मतलब अयनांत भी दो हो गए, एक अयनांत है जहां पर मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है, और एक अयनांत है 21 जून को जहां पर सूरज की सीधी किरणें किस पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर पड़ती है। जिस प्रकार से विषुव दो होते हैं उसी प्रकार से अयनांत भी दो होते हैं, एक अयनांत ये वाला और एक अयनांत ये वाला। अयनांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, और एक होता है शीत अयनांत। ग्रीष्म अयनांत जब कर्क रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को, तो उसको हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। गर्मी का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है तो इसको हम कहेंगे शीत अयनांत। अयनांत। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि शीत अयनांत कब आता है, तब हमारा आंसर होगा 22 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन आता है ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो हमारा आंसर आएगा 21 जून को। इसके बाद अपसौर और उपसौर क्या होता है? उपसौर का मतलब जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। उपसौर ये होती है 14.7
करोड़ किलोमीटर, ये सबसे कम दूरी है। पृथ्वी और सूरज की सबसे कम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ऐसी स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। और अपसौर जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। उपसौर की स्थिति आती है 3 जनवरी को, और अपसौर की जो स्थिति आती है ये आती है 4 जुलाई को। ये आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर होगा। ये 21 जून की स्थिति है। 21 जून के बाद 4 जुलाई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर अपसौर। अपसौर मतलब दूरी, सबसे ज्यादा दूरी। तो अगर हम देखें तो सूरज और पृथ्वी की सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर होगी है जब पृथ्वी यहाँ पर रहेगी। तो सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर होती है जब पृथ्वी इस स्थिति में होती है। और इस स्थिति में कब होती है, इस स्थिति में होती है 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी यहाँ होती है, इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। यानी ये 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। क्योंकि अगर ये स्थिति नहीं होती, अगर यहाँ पर जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में अपसौर की स्थिति नहीं होती, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और ज्यादा गर्मियां होती। तो इसका मतलब अपसौर की स्थिति ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मियां होती है उसको थोड़ा कंट्रोल करती है। तो 3 जनवरी को ऐसी स्थिति 3 जनवरी को उपसौर की होती है। 3 जनवरी है 22 दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आती है। जो पृथ्वी इस स्थिति में होती है तब सूरज के सबसे ज्यादा निकट होती है, और ये दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और इस स्थिति में सूरज की किरणें पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा 7% ज्यादा पहुंचती है। 7% ज्यादा पहुंचते हुए भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु ही होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें पड़ती है, तो इसका भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों के बारे में जाना है। साथ ही हमने विषुव, अयनायन, अपसौर, उपसौर और कुछ और प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।